हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, इन्हें लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस। ये क्लास यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए है और इसमें हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम लोग प्री हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोन एज का समय, यानी कि पाषाणकालीन समय। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक कल्चर और मीजोलिथिक कल्चर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नियोलिथिक कल्चर के बारे में और इसके बाद चैल्कोलिथिक कल्चर के बारे में। नियोलिथिक कल्चर नाम से पूरी तरीके से स्पष्ट है, इसका मतलब हुआ नव पाषाण काल, यानी कि सबसे नया नया पत्थरों का युग। कहा जाता है कि नवपाषाण काल की जो डेट है, बेसिकली जो कालक्रम है, जो समय काल है, वो 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी, यानी 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का समय नवपाषाण कालीन समय कहलाता है। ऑल्दो हिंदुस्तान के अंदर तमाम ऐसी नियोलिथिक कल्चर की साइट्स हैं जो बहुत बाद तक की भी हैं, बहुत बाद तक की हैं। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पाषाण काल को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा है: पैलियोलिथिक कल्चर, मीजोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक कल्चर यानी पुरा पाषाण काल, नियोलिथिक कल्चर यानी कि नवपाषाण काल। इनके बीच में बेसिकली मध्य पाषाण काल था, मीजोलिथिक कल्चर, और इसको कहा जाता है कि ये इन दोनों के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, राइट। तो पैलियोलिथिक कल्चर के लोगों ने जिंदगी भर तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए, मीजोलिथिक कल्चर के लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व किया और नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने उन ऑब्जर्वेशंस को, उन एक्सपेरिमेंट्स को इंप्लीमेंट किया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में हम लोग जो भी जीवन जीते हैं उसकी मूलतः जिम्मेदारी जाती है नियोलिथिक कल्चर के लोगों को। नवपाषाणकालीन वो लोग थे जो हमारी आज की इस सभ्यता के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, राइट। किस तरीके से, वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो नियोलिथिक कल्चर के लोगों को कहा जाता है फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स। दुनिया में सबसे पहली बार जिन लोगों ने खाना उगाया, उन लोगों को कहा जाता है कि वो नवपाषाणकालीन लोग हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि मध्य पाषाण काल में खेती की निशानियां नहीं मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन मध्य पाषाणकालीन लोगों का जीवन, उनकी इकोनॉमी फिर भी शिकार के ऊपर ही निर्भर करती थी। भोजन एकत्र करना उनका काम हुआ करता था। लेकिन नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने पुराने एक्सपेरिमेंट्स को और पुराने ऑब्जर्वेशंस को बेसिकली इंप्लीमेंट किया। नवपाषाण काल में सबसे बड़ा चमत्कार या फिर ये कहिए सबसे बड़ा आविष्कार हुआ खेती का। क्योंकि इससे पहले के लोग जो थे वो पूरी तरीके से शिकार पर निर्भर करते थे। मान लीजिए हम सुबह उठते हैं, नाश्ते की जरूरत होती है, सुबह उठकर हमने दौड़ लगा दी एक खरगोश को पकड़ने के लिए। उसके बाद दोपहर आई, एक हिरन को पकड़ने के लिए हम दौड़ लिए। उसके बाद रात आई, एक बकरी को पकड़ने के लिए हम लोग दौड़ लिए। तो आज यहां पर हैं, कल वहां पर होंगे, परसों वहां पर होंगे। पूरी तरीके से हमारा जो जीवन हुआ करता था वो खाना बदोश जीवन हुआ करता था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्यों ने शुरू करी बेसिकली खेती, एक सुसज्जित रूप में, एक सुदृढ़ रूप में, एक सुनियोजित रूप में। ठीक है, ये कहा जाता है कि नियोलिथिक काल के लोगों को सबसे पहली बार किनशिप की पहचान हुई। नियोलिथिक कल्चर के लोगों को सबसे पहली बार ब्लड रिलेशंस के बारे में मालूम पड़ा, यानी कि ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है। इस चीज की जो पहचान थी बेसिकली वो नियोलिथिक कल्चर के लोगों को सबसे पहली बार हुई। तो ये कहना काफी मुश्किल है कि पहले खेती शुरू हुई या पहले किनशिप की पहचान हुई, क्योंकि अगर मैं खेती की बात करता हूं तो खेती ऐसी चीज नहीं है कि हथेली पर सरसों उग जाए, हम लोगों ने आज बीज डाला और कल तक खेत हमारे लहलहाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेती करने में एक लंबा समय गुजरता है, लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं एक फसल को उगने में, और उस दौरान मनुष्य को उस फसल की देखभाल के लिए वहां पर रहना पड़ता है। तो हो सकता है पहले लोगों ने खेती की शुरुआत करी हो, उस खेती की देखभाल के लिए उन लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया हो, और जब लोगों ने एक जगह पर एक साथ रहना शुरू किया तब लोगों को एक दूसरे के रिश्तों की पहचान हुई कि अरे ये तो मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं। ठीक है, तो आदमी खुद कहीं भी भटक सकता है, लेकिन अपने माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन, इन सब लोगों को लेकर नहीं भटक सकता। तो उन्होंने एक ही जगह पर रहना शुरू किया। तो नवपाषाण काल आने पर खेती की शुरुआत हुई और मनुष्य का जीवन स्थिर हो गया, मनुष्य की लाइफ
सेटल होनी शुरू हुई, एक जगह पर उन्होंने रहना शुरू किया। या इसके रिवर्स भी हो सकता है कि मनुष्य को पहले किनशिप की पहचान हुई, पहले ब्लड रिलेशंस की पहचान हुई, बिल्कुल उसी तरह की भावनाएं उसके मन में जागी, और उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर भटकने से ज्यादा बेहतर मनुष्य ने सोचा कि क्यों ना एक ही जगह पर रहा जाए और इनके भरण पोषण का इंतजाम किया जाए, और उसके बाद खेती का आविष्कार हुआ। जो भी है, लेकिन आजकल की जो सेटल्ड सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसकी अगर जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है तो नवपाषाणकालीन लोग हुआ करते थे, जिन्होंने मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार किया, जिसे खेती कहा जाता है, और मनुष्य की रोजमर्रा की जो खाने की जंग हुआ करती थी उसको समाप्त किया, मनुष्य के जीवन को सेटल किया। अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूं तो नियोलिथिक कल्चर 9000 बीसी यानी कि 9000 बीसी, 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। हाँ, भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नवपाषाणकालीन सबसे पुरानी साइट मिलती है वो मिलती है मेहरगढ़ की, जो लगभग 7000 बीसी की है। यानी पूरी दुनिया के अपेक्षाकृत भारत के अंदर नवपाषाणकालीन समय लगभग 2000 साल बाद शुरू होता है। इस समय पर लोगों ने एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालना जो है वो शुरू कर दिया था। यह है मेहरगढ़, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अब तक की पाई गई सबसे पुरानी नियोलिथिक कल्चर की साइट है, जिसकी डेट हम मान सकते हैं 7000 बीसी की, या फिर 7000 ईसा पूर्व जिसे हम लोग बोल सकते हैं। राइट। यह अलग बात है कि विंध्याचल पर्वत में जो साइट्स मिली है हमें नियोलिथिक कल्चर की, नवपाषाणकालीन साइट्स, वो लगभग 5000 बीसी की हैं। जबकि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण भारत में 2500 बीसी यानी कि 2500 ईसा पूर्व से पुरानी कोई भी साइट नहीं मिलती है। वहीं पर मैं पूर्वी भारत की अगर मैं बात करता हूं तो पूर्वी भारत में पाई जाने वाली नवपाषाणकालीन साइट्स जो है, नवपाषाणकालीन स्थल जो है, वो लगभग 1000 बीसी की डेट के आसपास के हैं। यानी कि ये हुआ हमारा नॉर्थ वेस्ट नियोलिथिक कल्चर, ये है हमारा सदर्न नियोलिथिक कल्चर यानी दक्षिण नवपाषाणकालीन सभ्यता, और ये हो गए हमारे पूर्वी नियोलिथिक कल्चर, ईस्टर्न नियोलिथिक कल्चर। यहां पर हमें सबसे पुरानी साइट मिली है 7000 बीसी की। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करता हूं तो 2500 बीसी से पुरानी कोई भी साइट हम लोगों को नहीं मिली है। वहीं पर मैं अगर ईस्ट की बात करता हूं तो 1000 बीसी तक की साइट यहां पर हमें देखने को मिलती है। राइट। अब इन कल्चर्स में डेट्स के अलावा भी काफी अंतर है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा अंतर है टाइप्स ऑफ एक्सेस, यानी कि जो कुल्हाड़ी हुआ करती थी उन कुल्हाड़ियों की शेप्स के आधार पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कुल्हाड़ी साउथ नियोलिथिक कल्चर की है, या नॉर्थ वेस्ट नियोलिथिक कल्चर की है, या फिर पूर्वी नियोलिथिक कल्चर की है। इन कुल्हाड़ियों में और उनके बेसिकली अलग अलग टूल्स में बनावट में एक बेसिक अंतर हम लोगों को मिलता है, जिससे हम लोग उन टूल्स के आधार पर इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं उत्तर पश्चिम नवपाषाणकालीन सभ्यता में, या फिर दक्षिण नवपाषाणकालीन सभ्यता में, या उत्तर पूर्वी नवपाषाणकालीन सभ्यता में। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट के कल्चर की बात करता हूं, नियोलिथिक कल्चर की, तो आप कुल्हाड़ी देखिए, इनकी कुल्हाड़ी का ये शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं पर अगर मैं दक्षिण के नियोलिथिक कल्चर की बात करता हूं तो यहां पर आपको इस तरह की गोल कुल्हाड़ियां देखने को मिलती हैं, और ये कुल्हाड़ियां बेसिकली एजेस पर काफी पैनी मिलती हैं। जो ये एज हैं बेसिकली, जो इनके सिरे हैं, उन पर हर तरफ से पैनी मिलती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट के नियोलिथिक कल्चर की, तो यहां की कुल्हाड़ियां इस तरह की मिलती हैं, जिसमें ये पीछे बट मिलती है, और कुल्हाड़ी का जो आकार है इस तरीके से कुछ है। राइट। तो इन कुल्हाड़ियों के आकार में ये बेसिक भिन्नता पाई जाती है तीनों नियोलिथिक कल्चर में, और इसके आधार पर भी हम लोग इन तीनों कल्चर्स को एक दूसरे से अलग करके देख सकते हैं। सबसे पहली बार हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट नियोलिथिक कल्चर की, या उत्तर पश्चिम के नवपाषाणकालीन सभ्यताओं की, जिसे हम लोग कश्मीर नियोलिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। यहां के लोग इस समय तक एक जगह पर रहना शुरू कर चुके थे। जनरली ये लोग गड्ढों में रहा करते थे, पिट ड्वेलिंग जिसे कहा जाता है। यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट है बुरजाहोम और गुफ कराल। राइट। ये हो गई बेसिकली जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, कश्मीर नियोलिथिक कल्चर की कुल्हाड़ी। इंपॉर्टेंट साइट है बुरजाहोम। बुरजाहोम
में बचर की लकड़ी पाई जाती है जिसे संटी बोलते हैं। तो बचर के काफी पेड़ मिलते हैं। गुफ कराल, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि द केव ऑफ पॉटर, राइट। बुर्जा होम लगभग 2400 बीसी के आसपास की साइट है और यहां पर लोग जो है लेक के किनारे, झीलों के किनारे पिट्स में रहा करते थे। इन लोगों की जो इकोनॉमी थी वो हंटिंग की थी और फिशिंग इकोनॉमी हुआ करती थी और कुछ तरह की खेती की भी निशानियां यहां से मिलती हैं। जानवरों का पालन ये लोग शुरू कर चुके थे। अगर मैं गुफ कराल की बात करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक कल्चर की, कश्मीर नियोलिथिक कल्चर की, जिसे नॉर्थ वेस्ट नियोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं, जो उत्तर पश्चिम हिस्से में पाई जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट की, यानी उत्तर पूर्वी इलाके की, जहां की हथौड़ी इस तरह की है, जहां की कुल्हाड़ियां इस तरह की हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीछे एक इस तरह की बट मिलती है यहां पर, राइट। और ये मेनली गैरो हिल्स, मेघालय और आसाम में पाई जाती हैं। नियोलिथिक कल्चर की जो साइट है नॉर्थ ईस्ट की, राइट। और यहां पर हम लोगों को निशानी मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद को भी आप मान सकते हो, इलाहाबाद में जो पाई जाने वाली या प्रयागराज में पाई जाने वाली जो नवपाषाणकालीन साइट्स है, नवपाषाणकालीन स्थल हैं, उनको भी आप उत्तर पूर्वी नवपाषाणकालीन स्थलों से जोड़कर देख सकते हो। यहाँ पर राइस के कल्टीवेशन के निशान मिलते हैं लगभग 6000 बीसी के, चावल की खेती के, धान की खेती के, जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा गंगा के मैदानों में एक और इंपॉर्टेंट साइट मिलती है चिरान, जो बिहार में है, 40 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से। ये लगभग 1600 बीसी की है, 1600 ईसा पूर्व की। यहां पर स्टोन टूल्स बहुत कम मिलते हैं देखने को। उसके अलावा बोन टूल्स जो हड्डी के बनाए जाते हैं उनकी बहुतायत में मात्रा मिलती है। साथ साथ एंटलियर, या आप ये बोलिए हिरन के और बारहसिंगे के जो सींग होते हैं उसके बनाए हुए हथियार भी हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। उसके बनाए हुए उपकरण भी हम लोगों को चिरान से मिलते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है और इसकी डेट है लगभग 1600 बीसी की। अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में मैंने आपको बताया था कि किस तरह की कुल्हाड़ी मिलती हैं, गोल होती हैं और इन सिरों से ये सारी की सारी पैनी होती है, राइट। और संगना कल्लू इसकी एक इंपॉर्टेंट साइट है। पॉलिश्ड एक्सेस हैं, पॉइंटेड हैं किनारों पर, पैनी है, राइट। ये लोग जानवरों का पालन पोषण किया करते थे, साथ साथ ये लोग खेती भी जानते थे। यहां पर 2500 बीसी से लेकर 10 बीसी तक की साइट हम लोगों को मिलेंगी। तो सोचिए कितना आधुनिकतम काल रहा है दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों का। नवपाषाणकालीन में जनरली स्थल जो है, जनरली साइट जो है वो कर्नाटका में मिलती हैं, गोदावरी नदी के दक्षिण में। ये सारी साइट्स कर्नाटका में पाई जाती हैं। केवल उतनूर एक साइट है जो आंध्र प्रदेश में मिलती है। पिकली हल की अगर मैं बात करता हूं, जो कर्नाटका में स्थित है और गोदावरी के दक्षिण में पड़ता है, नियोलिथिक कल्चर की साइट है। यहां पर सीजनल कैंप्स की भी हम लोगों को निशानियां मिलती हैं। सीजनल कैंप क्या हुए कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहां पर रह रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी पड़ी, हम लोग देहरादून जाकर रहने लगे, 1 महीने बाद वापस अपने घर पर आ गए, राइट। कि भाई गर्मियों का ज्यादा मौसम था इसलिए हम पहाड़ी इलाकों में चले गए। तो पिकली हल में बिल्कुल इसी तरीके से सीजनल कैंप्स की निशानियां मिलती हैं। वहां पर निशानी मिलती है कि ये लोग अपने जानवरों के साथ शिफ्ट हो जाया करते थे कुछ समय अंतराल के लिए, और वहां पर एक तरीके से फोर्टिफिकेशन कर दिया करते थे, लकड़ी की एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया करते थे ताकि रात को कोई भी जानवर या कोई दूसरे लोग अंदर ना आ सकें। और जब यहां से ये लोग अपने सीजनल कैंप को हटाया करते थे तो गोबर इकट्ठा करके रखते थे, ये जनरली जानवरों का डंग्स जो होते हैं, और उसमें उसके बाद आग लगाकर चले जाया करते थे। तो उस राख की निशानियां हम लोगों को मिली हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये लोग सीजनल कैंप्स लगाया करते थे। जब इनका कैंप का समय पूरा हो जाता था, अपने परमानेंट सेटलमेंट्स की तरफ ये लोग वापस लौटते थे, तो ये वहां पर आग लगाकर चले जाया करते थे, राइट। नियोलिथिक कल्चर के लोग अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी है पूरी दुनिया में। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि रोजमर्रा की खाने की जंग जो है वो नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने खत्म करी। सबसे पहली बार खेती को सुचारू रूप से करना जो शुरू किया वो नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने करना शुरू किया। लाइफ सेटल हो गई, बिल्कुल बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खेती को करने में अच्छा खासा समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज खेती करी कल तक पौधा उगाएगा और उसके फल आ जाएंगे। लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने आपको एक ही जगह पर रुकना पड़ता है। उस रुकने ने आदमी की लाइफ को जो है सेटल कर दिया, और इसी समय पर लोगों को ब्लड रिलेशंस की पहचान होनी शुरू हुई। तो इसका भी एक सीधा सीधा कारण हम लोगों ने क्लास की बिल्कुल शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि हो सकता है लोग एक साथ काफी लंबे समय तक रहे हों और
समय गुजारने के साथ साथ उन लोगों को महसूस हुआ कि ये ब्लड रिलेशन में आते हैं ये लोग, राइट। ये लोग थे जो गेहूं और कपास पैदा किया करते थे। उसके अलावा ये मड ब्रिक्स में रहा करते थे। नवपाषाण कालीन साइट्स में मैं मेहरगढ़ की साइट की बात कर रहा हूं जो आज के समय में पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ के जो नवपाषाण कालीन लोग थे, ये लोग कपास और गेहूं की खेती किया करते थे। कच्ची ईंटों के मकानों में ये लोग रहा करते थे। और प्री पॉटरी नियोलिथिक टू मैच्योर हड़प्पन पीरियड तक बेसिकली इन लोगों का इतिहास है। हड़प्पा के लोगों के लिए भी ग्रीक्स जो है वो सिंडन शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ग्रीक्स का ये कहना था कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहली बार कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया था। तो इस वजह से वो लोग हड़प्पन्स को सिंडन कहकर भी बुलाते थे। तो मेहरगढ़ बेसिकली उसी रीजन में पाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसका इतिहास प्री पॉटरी नियोलिथिक कल्चर से लेकर और मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड तक पाया जाता है। कोलदीवा, कोलदीवा में हमें राइस की निशानी मिलती है। वैरायटी जो है बेसिकली अलग अलग तरह की किस्में हुआ करती थी धान की। और महागारा में तमाम जानवरों के हूफ मार्क्स यानी कि जो खुरों के निशान मिलते हैं वो महागारा में मिलते हैं। महागारा और कोलदीवा की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों नियोलिथिक कल्चर की साइट है, नवपाषाण कालीन साइट है। बेलन नदी के दो अलग अलग किनारों पर बसे हुए हैं, ठीक है। ये हुई बेलन नदी, एक तरफ कोलदीवा है और दूसरी तरफ महागारा है, ठीक है। दोनों साइट्स उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, प्रयागराज के पास। तो नवपाषाण कालीन निशानी जो उत्तर प्रदेश के बेलन रिवर की वैली से मिलती हैं, एक हो गया कोलदीवा, दूसरा हो गया महागारा। दोनों नवपाषाण कालीन स्थल हैं। कोलदीवा में बहुत प्राचीनतम वैरायटी मिलती है हम लोगों के गेहूं की, लगभग 6500 ईसा पूर्व की। वहीं पर अगर मैं महागारा की बात करता हूं तो वहां से निशानी मिलती है कि ये लोग पशुओं का पालन किया करते थे, कैटल रियरिंग किया करते थे, क्योंकि यहां से हमें बहुत बड़ी संख्या में हूफ मार्क्स यानी कि जानवरों के खुरों के निशान मिलते हैं, राइट। कोलदीवा बेलन रिवर पर है, देवघाट गांव के पास। वहीं पर अगर मैं महागारा की बात करता हूं, इज वन ऑफ द फ्यू नियोलिथिक साइट्स इन उत्तर प्रदेश, बोथ आर इन द डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। दोनों ही प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। दोनों ही बेलन नदी के अलग अलग किनारों पर बसे हुए हैं, राइट। सबसे पहली बार पोट्री, सबसे पहली बार मिट्टी के बर्तन नियोलिथिक कल्चर में ही इस्तेमाल किए गए। इसकी सबसे पहले निशानियां हमें नवपाषाण काल से ही मिलती हैं। अच्छा, उसका एक सुस्पष्ट सा कारण है भी कि यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार खेती करी, जिन्होंने सबसे पहली बार अन्न उगाया। तो सबसे शुरुआती दौर में क्या हुआ कि इतना सारा अन्न, अब ऐसा तो है नहीं कि जो फसल 6 महीने में होगी है उसका सारा अनाज ये लोग एक ही दिन में खा लें, उसको ये लोग स्टोर करने का विचार इन लोगों के मन में आया। तो इन्होंने बड़े बड़े हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन बनाए जिसमें उस अनाज को स्टोर करते थे। वहीं पर लोगों के मन में विचार आया कि अगर हम इतने बड़े बड़े बर्तन बना सकते हैं जिसमें इस अनाज को स्टोर कर सकते हैं, तो हम छोटे बर्तन भी बना सकते हैं जिनमें हम लोग खाना खा सकें। तो सबसे पहली बार पोट्री की निशानियां जो हैं वो मिट्टी के बर्तनों की निशानियां वो नवपाषाण काल में ही हमें देखने को मिलती हैं। यही वो समय था जब लोगों ने आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था खाना पकाने के लिए, राइट। अच्छा, पोट्री की हम लोग बात कर रहे थे, शुरुआत में हाथ से बनाई जाया करती थी, लेकिन बाद में फुट व्हील्स जिसे चाक भी कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। चौपानी मांडो प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द पोट्री इन द वर्ल्ड। चौपानी मांडो से दुनिया में सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल के। ये भी बेलन रिवर की घाटी में ही स्थित है। आज के समय में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, वहीं पर यह स्थित है। और वहीं से हमें बेसिकली चौपानी मांडो से दुनिया में सबसे पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की निशानियां मिलती हैं। तो नियोलिथिक कल्चर के लोगों को अगर एक सार में मैं कहूं तो ये वो थे जिन्होंने माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। बहुत छोटे ब्लेड्स का, बहुत छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, पॉलिश्ड औजार हुआ करते थे। ब्लड रिलेशन की पहचान इन लोगों को हुई। इनका जीवन जो है वो सेटल्ड हो गया था। ये लोग एक ही जगह पर रहा करते थे, घरों में रहा करते थे। मेहरगढ़ के लोग जो हैं वो कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ वेस्ट कल्चर की, तो ये लोग पिट ड्वेलिंग यानी गड्ढों के अंदर रहा करते थे। सबसे पहले इन लोगों ने खेती शुरू करी। सबसे पहली बार पोट्री इसी काल में इस्तेमाल हुई, मिट्टी के बर्तन। उसके अलावा आग से पका हुआ खाना पहली बार नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने ही शुरू किया।
और पशुपालन की शुरुआत इन लोगों ने करी। तो ये नियोलिथिक कल्चर का सार है पूरा का पूरा, इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद शुरुआत होती है चेल्कोलिथिक कल्चर की। चेल्कोलिथिक कल्चर यानी कि चेल्को प्लस लिथिक, चेल्को स्टैंड्स फॉर कॉपर, ठीक है। तो कॉपर और स्टोन के मिले हुए औजार जब बनने शुरू हुए, उस चीज को हम लोग कहते हैं चेल्कोलिथिक एज या चेल्कोलिथिक कल्चर। शुरुआत में क्या था कि मनुष्य को औजारों की जरूरत थी, मनुष्य को हथियारों की जरूरत थी, हमेशा से थी, बिल्कुल शुरुआती दौर से थी। अब मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में उदाहरण दिए थे कि मनुष्य जो है फुटहिल्स में रहा करता था, क्योंकि वहां से जो बहने वाली नदी हुआ करती थी, उनके किनारों पर रिवर पेबल्स मिलते थे, गोल गोल पत्थर मिलते थे। उन्हीं के ये लोग औजार बनाया करते थे। किसी धातु का आविष्कार हुआ नहीं था, लेकिन औजारों की जरूरत पड़ती थी। तो जब कोई धातु नहीं है और औजार बनाने हैं, तो आपको फुटहिल्स में रहना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि आपको फिर पत्थर चाहिए थे औजार बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही नई धातुओं का आविष्कार होना शुरू हुआ, जिसमें सबसे शुरुआती दौर में आई कॉपर, तब मनुष्य ने जीवन में आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, फुटहिल्स से आगे निकलकर दूसरी जगहों पर बसना शुरू किया। तो चेल्कोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक फेज मेटल स्टार्टेड बीइंग यूज्ड। जब तक नियोलिथिक कल्चर का एंड आ रहा था, समाप्ति थी, उस समय पर कॉपर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। कॉपर सबसे पहली धातु थी जो सेकंड मिलेनियम बीसी में शुरुआत हुई इस्तेमाल होनी, औजारों के निर्माण के लिए, हथियारों के निर्माण के लिए। और इसी वजह से जो उस काल को हम लोगों ने बोलना शुरू करा बेसिकली चेल्कोलिथिक एज, राइट। तो चेल्कोलिथिक कल्चर जिसमें कॉपर के और स्टोन के औजार जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे, इसको हम लोग चेल्कोलिथिक फेज के नाम से जानते हैं। चेल्कोलिथिक कल्चर की जो साइट्स हैं वो ईस्ट राजस्थान में हम लोगों को मिलती हैं, अहर और गिलुंड में। उसके अलावा वेस्ट एमपी में भी मिलती हैं, जिसे हम लोग मालवा कल्चर के नाम से जानते हैं। मालवा कल्चर, ये साइट्स हैं मालवा में और कायथा में और एरण में, राइट। ये अपने समय का सबसे रिच चेल्कोलिथिक सेरेमिक्स का काल था, या सबसे रिच चेल्कोलिथिक सेरेमिक्स की साइट हुआ करती थी। उसके अलावा वेस्ट महाराष्ट्र में भी साइट मिलती हैं, जिसको हम लोग जोरवे कल्चर के नाम से जानते हैं। जो मुख्य साइट हुआ करती थी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जोरवे थी, चंदौली थी, इनाम गांव थी और दैमाबाद थी, राइट। तो ये निशानियां हमें पूरे वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलती हैं चेल्कोलिथिक एज की, या फिर आप बोल सकते हैं ताम्रपाषाण युग की, राइट। सबसे पहली बार जो डिस्कवरी हुई थी एक कॉपर के हार्पून की, वो मिला था बिठूर से, जो कानपुर का बिठूर है, 1822 में, ठीक है। द लार्जेस्ट कॉपर होर्ड हैज बीन फाउंडेड गुंगेरिया इन एमपी। जो सबसे ज्यादा औजार मिले हैं, जो सबसे ज्यादा उपकरण मिले हैं, या एक तरीके से कहिए गोदाम मिला है पूरा का पूरा, वो गुंगेरिया एमपी से मिलता है, चेल्कोलिथिक काल का। द ब्रॉन्ज फीमेल फिगर्स एट बेलन वैली मिर्जापुर इन द यूपी इज द अर्लीस्ट डेटेड आर्ट वर्क ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इन इंडिया। वहीं पर अगर मैं इनाम गांव की बात करता हूं, इन द अर्ली चेल्कोलिथिक फेज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र लार्ज मर्ड हाउसेज विद अवन एंड सर्कुलर पिट हाउसेज हैव बीन डिस्कवर्ड। तो जिस जोरवे कल्चर की मैंने आप लोगों को बात करी थी, यहां पर हमें तमाम वेस्टर्न महाराष्ट्र में तमाम निशानियां मिलती हैं मर्ड हाउसेस की, तमाम, और उन मर्ड हाउसेस के अंदर मिट्टी के अवन हैं और तमाम आधुनिकतम चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं नियोलिथिक एज की बात करूं और चेल्कोलिथिक एज की बात करता हूं, यूज ऑफ डिस्टिंक्ट पेंटेड पोट्री विच इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड। इस समय पर पोट्री का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उनको रंगा जाया करता था, जनरली लाल रंग की जो पोट्री हुआ करती थी उसके ऊपर काले रंग की रंगाई हुआ करती थी। हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री ऑफ सिलिशियस स्टोन। उसके अलावा बहुत कम इस्तेमाल हम लोगों को देखने को मिलता है कॉपर का, बहुत ओकेजनल इस्तेमाल मिलता है। खेती में अगर मैं बात करूं तो खरीफ की और रबी दोनों की फसल उस समय पर उगाई जाया करती थी। लोगों का रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक भावनाएं लोगों के अंदर डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। दे फाउंड द फर्स्ट विलेज कम्युनिटी इन द पेनिनसुलर इंडिया। अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करता हूं, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय हिस्सा वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो दक्षिण भारत कहने का तात्पर्य है, तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीप में बेसिकली सबसे पहली
ग्रामीण सभ्यता का जो विकास किया हुआ वो इसी समय पर हुआ। एंड दे वर द फर्स्ट वन टू बिल्ड फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, चारों तरफ से घेरना, दुर्ग बना लेना। जैसे पिकली हिल में मैंने आपको बताया था कि पिकली हिल में ये लोग सीजनल कैंपिंग किया करते थे और चारों तरफ से उसको घेर कर रखा करते थे ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। दे वर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस कॉटन्स, ठीक है। ये लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन उगाई, जिन्होंने कपास की खेती करी। मेहरगढ़ से इसकी सबसे प्राचीन निशानियां मिलती हैं। तो ये हमारी खत्म होती है प्री हिस्ट्री। अगली क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। आपसे फिर से कहूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।